नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर थर्सडे शाम को 4 बजे हम अपने व्यूअर्स के क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। उनकी जो भी फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हमसे समय समय पर पूछते रहते हैं कि उन्हें कौन सा कैमरा लेना चाहिए। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि इस सवाल का आंसर देना बहुत आसान नहीं है मेरे लिए, लेकिन इसका आंसर आप खुद अपने तरीके से ढूंढ सकते हैं। वो तरीका मैं आपको अभी बताता हूँ। तो बेसिकली जब भी आपके मन में ये आए कि मुझे अब नया कैमरा ख़रीदना है या मुझे मेरा अपना कैमरा अपडेट करना है, पुराना कैमरा मेरा पुराना हो गया, मुझे लेटेस्ट मॉडल लेना है, तो उस चीज़ का डिसाइड करने से पहले आपको कुछ सवाल अपने आप से पूछना ज़रूरी है कि इस कैमरे का मुझे क्या करना है। मतलब मैं इस कैमरे से क्या करने वाला हूँ। क्या मैं इससे वेडिंग शूट करूँगा, क्या मैं इससे वाइल्ड लाइफ शूट करूँगा, क्या मैं इससे इवेंट शूट करूँगा, या मैं इससे स्ट्रीट फोटोग्राफी करूँगा। क्योंकि जितने भी अलग अलग जनर्स हैं सबके लिए कैमरे अलग अलग होते हैं। उनके हिसाब से अंदर स्पेसिफिकेशंस अलग अलग होती हैं। उसके हिसाब से आपको अलग अलग कैमरा आपकी नीड के हिसाब से सेलेक्ट करना होगा। तो आज इस वाले वीडियो में मेनली मैं उन लोगों को एड्रेस करूंगा जिनको कैमरा वेडिंग फ़ोटोग्राफी के लिए चाहिए या प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी के लिए चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ कोई भी कैमरा ख़रीदने से पहले आपको ये भी डिसाइड करना ज़रूरी है कि आपके कैमरे का बजट कितना होना चाहिए, और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि वो बजट आप लाएंगे कहाँ से। क्योंकि बजट लाने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग अपनी सेविंग से निकाल सकते हैं, कुछ लोग अपने पेरेंट्स से मांग सकते हैं, कुछ लोग बैंक से लोन ले सकते हैं। तो होता क्या है, जब कई बार हम कैमरा लेने जाते हैं तो कई बार हम ओवर बजटिंग कर लेते हैं। दूसरों का देखा हुआ कि उसके पास वो कैमरा है, वो बहुत अच्छा है, उससे फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं, उससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, और हम लोग कभी कभी मिसमराइज्ड हो जाते हैं कि जितना महंगा कैमरा होगा तो हमारी फ़ोटोज़ उतनी अच्छी होंगी, उतनी ही अच्छी आएंगी। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा महंगा कैमरा होगा तो ही आपकी पिक्चर अच्छी आएगी और तो ही आपको मार्केट में अच्छा प्राइस मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने एक्सपीरियंस को, अपनी नॉलेज को, और जितने दिनों से आप काम कर रहे हैं उस काम के अंदर से आपके अंदर कितनी कॉन्फिडेंस डेवलप हुई है और मार्केट में आपकी क्या वैल्यू इस्टेब्लिश हो पाई अभी तक, उसका असेसमेंट आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरे इस कैमरे से जो भी मैं कैमरा ख़रीदूँगा, चाहे वो 50,000 का हो, चाहे वो 5 लाख का हो, मुझे मार्केट से कितना मिलेगा। तो इसका एक मोटा मोटी एसेस करने के लिए एक फार्मूला मैं बता देता हूँ। उसमें जब भी आप बात करेंगे उस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सा फार्मूला है, वही बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कि सबसे पहले आप ये एसेस करिए कि आपको एक वेडिंग का कितना पैसा मिल जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लगता है, एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको लगता है कि आपको 20,000 रुपये एक शादी का मिल जाएगा और साल में करीब करीब आप 25 शादी कवर करते हैं, तो 25 शादी का 20,000 रुपये के हिसाब से एक साल का टोटल टर्नओवर हुआ आपका 5 लाख रुपए का। अब इस 5 लाख रुपए को अपनी इनकम मानने की गलती कभी मत करना। ये तो टोटल कलेक्शन है आपका कि इतना पैसा मार्केट से आपके पास आया है। अब इस 5 लाख रुपए में से आपको अपने दूसरे जितने भी खर्च होते हैं, चाहे वो पेट्रोल का खर्चा हो, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो टेलीफोन का बिल हो, या आपके जो, अगर आपने कोई अपने पास में हेल्पिंग हैंड रखा उसकी सैलरी हो, एडवर्टीज़मेंट है आपका, जो मतलब बहुत तरह तरह के खर्चे होते हैं, वो सब आपको इसी 5 लाख में से निकालना है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि 5 लाख में से इतने सारे खर्चे काटने के बाद आपके पास बचा कितना। अब जो पैसा बचा है उसमें आपको अपने घर खर्च के लिए भी पैसे निकालने पड़ेंगे, चाहे वो 15,000 रुपये महीना हो या 20,000 रुपये महीना हो या 25,000, जो भी आप एक तय कर लीजिए कि इतना पैसा इसमें से निकाल के मैं अपने घर वालों को दे दूँगा अपने दिनचर्या को चलाने के लिए। अब उसके बाद जो पैसा बचेगा वो आपकी नेट सेविंग कहलाती है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जो लोगों का इतने दिनों का जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आपको जितना भी पैसा आपने कमाया मतलब जितना पैसा आपके पास आया,
3 साल में जितना पैसा कलेक्ट होता है उसका 10% जो है वो आपका एक तरह से सेविंग होता है, उसके अलावा आप बचा भी नहीं पाएंगे। तो मान लीजिए कि आप 20,000 रुपये एक शादी का लेते हैं, 25 आप शादी एक साल में कवर करते हैं, तो साल का आपका 5 लाख टर्नओवर हुआ, तो 3 साल में टोटल आपका 15 लाख रुपए जमा होते हैं। इस 15 लाख में 10% के हिसाब से 1,50,000 रुपये बचता है। यही आपकी नेट सेविंग है, मतलब इससे आपको आपका खर्च जो आपने किया है कैमरे के ऊपर और दूसरे इक्विपमेंट्स के ऊपर वो रिकवर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो 3 साल में रिकवर हो जाना चाहिए, तभी आपका प्रॉफिट का सौदा है। अदरवाइज़ आप मान के चलिए कि आप घाटे में चल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको इतने ही पैसे मिल रहे हैं, 20,000 रुपये एक शादी का मिल रहा है, 25 शादी आप साल के कर रहे हैं, 3 साल में आपने 15 लाख रुपए ही अर्न किए हैं। अब उसकी जगह अगर आपने 4 लाख का कैमरा ख़रीद लिया तो आपको 2.5 लाख का सीधा नुकसान हो जाएगा। उस 2.5 लाख की आप भरपाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपने बैंक से लोन ले लिया है तो उसकी EMI नहीं निकलेगी, आप फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए कभी भी कैमरा ख़रीदें तो ये असेस ज़रूर करें कि इसके बाद मुझे पैसे कितने मिलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपको मिलने वाला जो पैसा है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में काम कर रहे हैं, आप शहर में काम कर रहे हैं, कस्बे में काम कर रहे हैं, गांव में काम कर रहे हैं या बड़ी सिटी में काम कर रहे हैं। तो बड़ी सिटी के रेट्स अलग होते हैं और गाँव के रेट्स बिल्कुल अलग होते हैं। जिस फोटोग्राफी का आपको बड़ी सिटी में 50,000 मिलेगा, उसी फोटोग्राफी का आपको आपके गांव में 5,000 से 7,000 रुपये मिलेगा। उसी फोटोग्राफी का मतलब ये नहीं है कि स्टैंडर्ड ऑफ फोटोग्राफी डेफिनेटली सिटीज़ में आपको बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी तो ही आपको 50,000 रखना पड़ेगा। आपके गांव में आपको सिटी के स्टैंडर्ड की फ़ोटोग्राफी नहीं करनी है। आपको अपने गांव के लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब की फ़ोटोग्राफी करनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सिटी में 50,000 वाला जो फोटोग्राफ़र है जिस कैमरे से फ़ोटो खींच रहा है वही आप अपने 5,000 फोटोग्राफी के लिए 5,000 वाली फ़ोटोग्राफी के लिए उस कैमरे से फ़ोटो खींचे, क्योंकि यहाँ आपको एसेस करना पड़ेगा कि मेरी लोकेलिटी और मेरे इलाके की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे कौन सा कैमरा लेना है। तो सिंपल सा फार्मूला मैंने बताया आपको। जितना आपको एक वेडिंग का पैसा मिलता है उसको साल की होने वाली वेडिंग से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो अमाउंट आता है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद उसका 10% जो निकल के आता है वो कॉस्ट होती है सीधा आपके कैमरे और दूसरे इक्विपमेंट्स पे खर्च करने वाले कैपिटल कॉस्ट की। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं उन फोटोग्राफर्स को कवर करना चाह रहा हूँ जिनको कि एक वेडिंग का 20 से 25,000 रुपये मिलता है। उसके हिसाब से उनका जो कैपिटल कॉस्ट होती है वो करीब 1.5 लाख रुपए होती है और 1.5 लाख रुपए में भी आपको बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स मिल सकते हैं और उससे भी बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी हो सकती है। उसके बारे में आपको मैं लाइन से एक एक करके बताता हूँ। अब चूँकि आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे 1.5 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट करना है, अब इस 1.5 लाख को पूरा आप कैमरे पे खर्च नहीं कर सकते। आपको बाकी और भी ज़रूरतें होंगी, जैसे कि फ़्लैश एक अच्छी ख़रीदनी पड़ेगी, आपको एक अच्छा ट्राइपॉड लेना पड़ेगा, आपको कुछ मेमोरी कार्ड्स ख़रीदने पड़ेंगे, आपको कुछ और सॉफ्टवेयर ख़रीदने पड़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को खर्च करने के बाद आपके पास लगभग 1 लाख से 1,15,000 रुपये बचे, क्योंकि एक अच्छी फ़्लैश करीब 15,000 की आएगी, अच्छा ट्राइपॉड 3-4 हज़ार का आएगा और बाकी चीज़ें खर्च करने के बाद समझ लीजिए 30,000 आपने खर्च कर दिए, 1,20,000 रुपये आपके पास बचते हैं। इस 1,20,000 में आपको कैमरा खरीदना है। तो अब मैं बताता हूँ आपको 1,20,000 में आपको क्या क्या कैमरे मिल सकते हैं। तो अपन अगर देखना चाहेंगे तो 3 ब्रांड इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो कि नाइकॉन है, कैनन है और सोनी है। इन तीनों ने ही इस रेंज के बहुत अच्छे कैमरे निकाले हैं। नाइकॉन ने अपना Z50 निकाला है, कैनन का R10 है और सोनी का A6400 है। ये तीनों ही कैमरे बेहतरीन हैं, जिसमें कि इनिशियल लेवल की या बिगनर लेवल की या इवन मिड लेवल की प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स बहुत अच्छे से करके अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो ये 3 कैमरे की आप
इनमें से कोई सा भी जो आपका ब्रांड आपको पसंद आता है उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप कैमरा खरीदने जाते हैं तो कैमरे के साथ में एक 18-55 या 18-45 या 18-40 इस तरह का एक किट लेंस आता है, उसको आप मत लीजिएगा, क्योंकि इस लेंस से आपकी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी नहीं हो पाएगी। ये वाला जो लेंस है, ये जो अमेचर फोटोग्राफर्स होते हैं, जो शौकिया फोटोग्राफर्स होते हैं, जो अपने डेली रूटीन की फ़ोटो खींचने के लिए यूज़ करते हैं, उनके लिए है। इससे आपकी प्रोफेशनल लेवल की फ़ोटोग्राफी नहीं हो पाएगी। तो अगर आपको प्रोफेशनल वेडिंग फ़ोटोग्राफी करनी है तो आप हमेशा 18-135 या 18-140 या 18-150 mm लेंस के साथ डिमांड कीजिए, क्योंकि 18-150 कैनन के लिए है, 18-140 जो है नाइकॉन के लिए है और 18-135 जो है वो सोनी के लिए है। ये तीनों ही लेंस ऐसे हैं जिनसे बहुत ही अच्छी फ़ोटो आती है। एक अकेले इस लेंस से आप शुरुआत में वेडिंग का एक एक इवेंट कवर कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आप जब भी कैमरा खरीदने जाएंगे तो इस लेंस के साथ खरीदेगा, क्योंकि अगर आपने ये लेंस अलग से खरीदा, क्योंकि बाद में आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। अगर आपने गलती से अगर किट लेंस के साथ में कैमरा खरीद लिया तो बहुत जल्दी आपको एक अलग से 18-135, 18-140 और 18-150 का लेंस तो खरीदना ही पड़ेगा। तो उस समय आपको ये लेंस करीब करीब 45 से 50 हज़ार का रेंज में आएगा। कैमरा आप ऑलरेडी ख़रीद चुके हैं, करीब करीब बिना इस वाले लेंस के किट लेंस के साथ कैमरे की कीमत करीब पर 80-90 हज़ार आएगी। तो उसमें अगर आप 40 हज़ार और जोड़ देंगे तो आपको करीब 1-20-1-30 तक का पड़ जाएगा कैमरा। वही अगर आप इनिशियल स्टेज में पैकेज मांगेंगे अगर अपने डीलर से कि मुझे 18-135 से 18-140 से 18-150 के साथ में कैमरा चाहिए, तो मैं बता दूं आपको R10 जो कैनन का है वो आपको लगभग 1.15 तक का मिल जाएगा। नाइकॉन भी आपको 18-140 लेंस के साथ में 1.10 तक का मिल जाएगा। और सोनी आपको 18-135 के साथ में 1 लाख से 1,10,000 तक की रेंज में मिल जाएगा। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हो सके तो आप अपना कैमरा ऑनलाइन मत खरीदिएगा, आप अपने नियरेस्ट डीलर से ख़रीदने की कोशिश कीजिए। क्योंकि क्या होता है, ये डीलर्स आपको तरह तरह के ऑफ़र्स भी देते हैं, उसमें आपको कुछ डिस्काउंट मिलने की भी संभावना है। क्योंकि मैं बता दूं, अभी 1 साल पहले मैंने अपना नाइकॉन का Z50 जो है डीलर से ख़रीदा था, तो जो मुझे ऑनलाइन वैल्यू उस समय करीब करीब 92 या 98 हज़ार की आ रही थी, मुझे 6-7 हज़ार रुपये का उसमें डिस्काउंट मिला था और साथ में उसकी एक एडिशनल एक्स्ट्रा बैटरी जो है फ्री में भी मिली थी। तो इस तरह की चीज़ें आपको हो सकता है कि ऑनलाइन में ना मिले, तो आप अपने नियरेस्ट डीलर से बात कीजिए और बेस्ट नेगोशिएट कीजिए कि आपके लिए वो कितनी कॉस्ट कम कर सकता है। तो अगर मान लीजिए आपको आपका कैमरा अगर 1 लाख, 1,05,000, 1,10,000 तक का पड़ जाता है, तो आपके पास 40-45 हज़ार रुपये और बचेंगे। उससे ज़रूरत पड़ने पे आप दूसरे इक्विपमेंट्स भी और अपने लिए ले सकते हैं। अभी जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है, ये भी हो सकता है कि अगर आप नए फ़ोटोग्राफ़र हों या किसी ऐसे गांव में हों या ऐसे कस्बे में हों जहाँ की फ़ोटोग्राफ़ी के रेट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, हो सकता है वहाँ आपको एक फ़ोटोग्राफ़ी का, एक वेडिंग का सिर्फ 10,000 रुपये ही मिलता हो। तो वहाँ पे अगर मान लो आपको साल में 25 ऑर्डर नहीं मिलते हैं, 20 ऑर्डर ही मिलते हैं, तो साल का टोटल कलेक्शन आपका सिर्फ 2 लाख रुपए का होगा और 3 साल में आपके सिर्फ 6 लाख आएंगे। अब इस 6 लाख का अगर 10% निकालते हैं तो सिर्फ 60,000 बचता है। अब अगर मान लीजिए इस 60,000 3 साल में आपके बच रहे हैं और आपने 1.5 लाख का अगर इक्विपमेंट ख़रीद लिया है, तो डेफिनेटली आपका लॉस होना है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने EMI पे लिया है तो आप उसकी EMI निकालना मुश्किल हो जाएगी। प्लस ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे इस लेवल का रेट नहीं है तो वहाँ पे आप उस लेवल की फ़ोटोग्राफ़ी करने की कोशिश करें। मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि जहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वहीं के हिसाब से आप अपना इक्विपमेंट लीजिए, क्योंकि मार्केट में इक्विपमेंट्स की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अब यहाँ पर चूँकि आपके रेट्स कम हैं तो आपको अपना कैमरा भी उस रेट के हिसाब से ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे मान लो 3 साल में आपके 60,000 रुपये बच रहे हैं, तो 60,000 रुपये में आपको फर्स्ट हैंड कैमरा ना लेके आपको सेकेंड हैंड कैमरा लेना चाहिए। या फिर अगर आपको फर्स्ट हैंड ही लेना है तो आप
दूसरे जो DSLR है एंट्री लेवल के, जैसे कि 1500D है या आपका नाइकॉन का 3500 है, ये सब 25-30 हज़ार की रेंज में आ जाते हैं। आप वो वाले कैमरे से प्रैक्टिस कीजिए। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये कैमरे भी किसी तरह से कम नहीं हैं। जिस तरह के रिक्वायरमेंट है आपके एरिया में, वो रिक्वायरमेंट आपकी इन कैमरों से बहुत अच्छी आ जाएगी। वो किस तरह से करना है मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। लेकिन आप सब कैमरा खरीदने जाएंगे तो ये ज़रूर डिसाइड करिएगा कि मुझे इस कैमरे से रिटर्न कितना मिलने वाला है, और जो आपको रिटर्न मिलने वाला है आपको कैमरा भी उसी लेवल का ही खरीदना है। तो जैसा मैंने बताया कि इस वाले वीडियो में मैं मेनली उस तरह के फ़ोटोग्राफ़र्स को कवर कर रहा हूँ जिनकी एक वेडिंग में 20,000 रुपये मिलने की उम्मीद है और साल में करीब 25 वेडिंग कर सकते हैं। तो अगर मान लो एक साल का वो 5 लाख रुपए कमा लेते हैं तो 1.5 लाख का इक्विपमेंट वो खरीद सकते हैं। तो इसमें मैंने बताया आपको कि 3 कैमरे आपके आ सकते हैं। नाइकॉन का Z50 आ सकता है, कैनन का R10 आ सकता है, या सोनी का A6400 आ सकता है। अब जब भी आप इस कैमरे से, और जो मैंने लेंसेस आपको बताए हैं 18-135 या 18-140 या 18-150 mm लेंस के साथ फोटोग्राफी करने जाते हैं, तो आप याद कीजिए वेडिंग का जितना भी इवेंट होता है, जो ट्रेडिशनल फंक्शंस होते हैं, वो सब कुछ आप इस वाले लेंस से कवर कर पाएंगे। अब मान लीजिए आपको ग्रुप शॉट लेना है। ग्रुप शॉट लेने के लिए आप अपने कैमरे के लेंस को 35 mm पे लगा दीजिए। कैमरे को आप ट्राइपॉड पे माउंट कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि हर लेंस का एक स्वीट स्पॉट होता है जिस पे पिक्चर्स बहुत शार्प आती हैं। तो आपके जो 18-135 या 18-140 लेंस का जो स्वीट स्पॉट होता है वो f7.1 होता है। आप अपने कैमरे में f7.1 लगा दीजिए और 35 mm के फोकल लेंथ के ऊपर आप बिल्कुल ग्रुप फ़ोटोज़ खींचते जाइए। आपको बहुत शार्प इमेजेस मिलेंगे जो कि आपको किसी भी दूसरे जो फुल फ्रेम कैमरे होते हैं उसे किसी मामले में आपको कम नज़र नहीं आएंगी। उसके बाद अगर आपको अपने एरिया का पूरा डेकोरेशन लेना है, इवेंट का जितना भी वेन्यू है उसका कवरेज लेना है, आप अपने कैमरे में 18 mm लगा दीजिए, फोकल लेंथ 18 mm पे सेट कर दीजिए। और उसके बाद आप जितना थोड़ा सा अपर्चर दबा सकते हो आप 11 कर दीजिए या 16 कर दीजिए और ट्राइपॉड पे कैमरे को लगा दीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा शटर स्पीड कम करके आप फ़ोटो लीजिए। आपका जितना डेकोरेशन है वो बहुत ही अच्छा आएगा। उसके बाद अगर आपको अपना जो इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए मंडप का सीन लेना है आपको, या उसमें जो लोग रिचुअल्स हो रहे हैं उसकी फ़ोटो लेनी है, आप अपने कैमरे को 50 mm या 60 mm पे सेट कर दीजिए और एक प्रॉपर डिस्टेंस बना लीजिए जहाँ से आप आराम से शूट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा वाइड एंगल करने की कोशिश मत करिएगा। 16 mm 20 mm पे फ़ोटो मत खींचिए। आप जितना थोड़ा सा अच्छे फोकल लेंथ के ऊपर पिक्चर खींचेंगे आपकी पिक्चर ज़्यादा शार्प आएगी। प्लस एक चीज़ और मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि एक ही फ्रेम में बहुत ज़्यादा लोगों को कवर करने की कोशिश मत करिए। आप देखिए कि आपके जो रिचुअल चल रहे हैं मंडप में, जैसे एक तरफ दूल्हा दुल्हन बैठ गए हैं, एक तरफ पंडित जी बैठ गए हैं, एक तरफ उनके दूल्हा दुल्हन के पेरेंट्स बैठे हुए हैं, तो उतने ही लोगों को कवर करने की कोशिश कीजिए। और उसके साथ में और जो आ जाए ठीक है बैकग्राउंड में, लेकिन आप बहुत ज़्यादा वाइड मत करिए पिक्चर को। मैंने देखा है बहुत सारे फोटोग्राफर क्या करते हैं 18 mm पे कर देते हैं या 20 mm पे करके फ़ोटो खींचना शुरू करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फेसेस बहुत छोटे छोटे आते हैं, और फ़ोटोज़ में जो फेसेस बहुत छोटे छोटे आते हैं ना, तो पिक्चर्स में उतनी शार्पनेस नहीं आती और पिक्चर उतनी ज़्यादा अपील नहीं आती है उसमें। आप करके देखिएगा, अगर आप एक पिक्चर में जितने कम से कम लोगों को कवर करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पिक्चर शार्प आएगी और उतनी ज़्यादा पिक्चर जो है देखने में अच्छी लगती है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आप पिक्चर ले रहे हैं किसी की, तो जो लोग वांटेड पीपल हैं, वांटेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो लोग उस रिचुअल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तो अलर्ट रहते हैं, उनकी फ़ोटो तो अच्छी आएगी। लेकिन आपने 4-5 लोग इधर, 4-5 लोग इधर, 4-5 लोग पीछे, इतने सारे लोगों को कवर करने की कोशिश की, तो कोई मोबाइल देख रहा होगा, कोई कैजुअली बैठा होगा, कोई किसी और तरीके से, कोई जमाइया ले, ये सारे लोग जब फ़ोटो में आते हैं ना तो फ़ोटो की खूबसूरती को ख़राब करते हैं। वैसे भी
इस तरह के लोगों को कवर करने के लिए आप अलग से ग्रुप ले लीजिए, अलग से उनको बिठा के फ़ोटो ले लीजिए, या जहां अगर 5-6 लोग लाइन से एक कुर्सी पे बैठे हैं, आप 5-6 लोगों का अलग से फ़ोटो ले लीजिए। लेकिन जो मेन इवेंट चल रहा है आपका, दूल्हा दुल्हन हो गया, दूल्हा दुल्हन के पेरेंट्स हो गए, पंडित जी हो गए, या 2-4 लोग और घर के जो गणमान्य लोग हैं, सिर्फ इतने लोगों को ही कवर कीजिए। इससे ज़्यादा लोगों को कवर करने की कोशिश मत करिए। आपकी पिक्चर्स ज़्यादा प्रेजेंटेबल आएंगी अगर आपके फ्रेम में लोगों के फेसेस अगर थोड़े से बड़े बड़े आएंगे तो पिक्चर आपको ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगी। इसके बाद अब आपको अगर कुछ पोर्ट्रेट्स लेने हों, जैसे दूल्हा दुल्हन के पोर्ट्रेट लेने हैं, सिंगल लेना है, कपल शॉट लेना है, आप फोकल लेंथ को थोड़ा और बढ़ा दीजिए। आप उसमें करीब 70 mm से ऊपर चले जाइए, 80 mm, 90 mm, इवन 100 mm पे ले लीजिए। और दुल्हन का अगर सिंगल पोर्ट्रेट लेना है या हेडशॉट लेना है, आप 110 mm कर दीजिए, 120 mm कर दीजिए। और आप जितना पास जाके फ़ोटो खींचेंगे, और अगर आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा दूर है आपके ऑब्जेक्ट से, तो आप देखिएगा इवन आपके 3.5, 4.5 अपर्चर के ऊपर भी एक ब्लड इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, जिससे कि पोर्ट्रेट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो आपके सस्ते से कैमरे और सस्ते से लेंस से भी बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी। आके जब आपके पास पैसा आएगा तो आप एडिशनल लेंसेज खरीद सकते हैं। आप 35 mm का लेंस खरीद सकते हैं, आप 50 mm का लेंस खरीद सकते हैं, आप 70-200 mm का लेंस खरीद सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम होती जाए। यहाँ मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कभी भी अपने पॉकेट से या बहुत ज़्यादा लोन का पैसा इक्विपमेंट खरीदने पर मत लगाइएगा। आप जितना कमाते जाते हैं पहले अर्न कीजिए, उसके बाद ही आप पैसा इन्वेस्ट करिएगा। और एक चीज़ मैं आपको और हिदायत देना चाहूँगा, वार्न करना चाहूँगा, नसीहत देना चाहूँगा कि कभी भी इस सोच के साथ में इक्विपमेंट मत खरीदिएगा कि मैं जितना ज़्यादा महंगा इक्विपमेंट खरीद लूँगा मेरी इनकम बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप महंगा इक्विपमेंट खरीदेंगे तो ही आपकी इनकम बढ़ेगी। इनकम तो आपकी आपके काम से बढ़ेगी, आपकी प्रोफिशिएंसी से बढ़ेगी। जितना ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छा देंगे, इनकम आपकी अपने आप बढ़ेगी। और आपको जब लगता हो कि हाँ, अब मैं इस लेवल का फ़ोटोग्राफ़र हो गया हूँ कि मेरे पास इतनी इनकम भी आ गई है, अब मैं ये नया कैमरा अफोर्ड कर सकता हूँ, उसके बाद ही आप उस लेवल का कैमरा खरीदने की कोशिश कीजिएगा। तो आने वाले वीडियोस में हम आपको, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, उसके हिसाब से आपको कौन सा कैमरा खरीदना है वो हम बताएंगे। या अगर आप इस लेवल की इनकम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कौन सा कैमरा खरीदना है हम उसके बारे में बताएंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। मेरे इस नसीहत को याद रखिएगा कि इक्विपमेंट में पैसा उतना ही लगाइएगा जितना कि आपका 3 साल में वो कीमत रिकवर हो सके। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं शाम को 4 बजे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते, जय हिंद।